आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा का मौका दिया। डिप्टी स्पीकर सर, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ये किसी भी सरकार का क्या रोड मैप है, क्या सरकार करने जा रही है, उसके बारे में रखता है। परंतु स्पीकर सर, इसके अंदर जब इसको पढ़ा गया और जब हमने इसको पढ़ा तो बड़ी हैरानी होती है कि पहली बार बहुत महत्वपूर्ण जो महकमे जिसमें हेल्थ है, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, कॉर्पोरेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट, कर्मचारी कल्याण, इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। उनमें कोई पैरा भी नहीं दिया कि इनके लिए हम क्या करने चाह रहे हैं। डिप्टी स्पीकर, अच्छी बातों का उल्लेख होना चाहिए। किसान को एमएसपी के नाम पे धान घोटाला 5,000 करोड़ का हुआ, उसका जिक्र भी होना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ साथ श्रम विभाग में मजदूरों के कल्याण के लिए जो पैसा आया था, उसका 1,500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका जिक्र भी इसमें डिप्टी स्पीकर सर होना चाहिए था। खेल के मैदानों में हमारे 2 नौजवान खिलाड़ी की मौत हो गई, उनकी चीख और पुकार भी इस हाउस में सुननी चाहिए थी। वाई पूर्ण कुमार पुलिस अधिकारी की आत्महत्या, कर्मचारी को अपने सीने में गोली उतारना, बेरोजगारी की चिंता करनी चाहिए थी। प्रदेश में बढ़ते कर्ज की चिंता करनी चाहिए थी, बढ़ते नशे की चिंता करनी चाहिए थी, बढ़ती गरीबी की चिंता करनी चाहिए थी। और डिप्टी स्पीकर सर, अभी सूरजकुंड के अंदर एक झूला टूटने से एक इंस्पेक्टर पुलिस का मारा गया, कई घायल हुए, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। और दुख से बात है कि मंत्री जी अपनी लापरवाही जो थी सरकार की, उसको छुपाते हुए कहते हैं ये तो भगवान की मर्जी थी। किस प्रकार डिप्टी स्पीकर सर अपने जो इनकी जिम्मेवारी है उसको भी भगवान पे डालने का काम ये लोग करते हैं। डिप्टी स्पीकर सर, अभी जिक्र आया आकिब चंद चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम की रचना की गई, उसकी सराहना होनी चाहिए। परंतु इसके साथ साथ संविधान कमेटी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी, जिन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, उनकी सराहना भी इसमें होनी चाहिए थी स्पीकर सर, जिनका जिक्र नहीं किया गया। स्पीकर सर, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान देश की आजादी पे रहा, परंतु लगता है कि सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों को भी, जिन्होंने देश की आजादी को दुहाई, उनको कैसे छोटा किया जाए। महात्मा गांधी जैसे, बापू गांधी जैसे, जिनके सिद्धांत को न केवल डिप्टी स्पीकर सर आज देश मानता है, परंतु उनके अहिंसा के उस मार्ग पे चल के आज पूरा विश्व उनको सलूट करता है। आज उनके नाम को छोटा करने के लिए इन्होंने डिप्टी स्पीकर सर मनरेगा का नाम बदल दिया। जो एक मजदूर की योजना थी, मजदूर को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले, उसमें 100 दिन की गारंटी योजना लेकर आए थे, उसमें मिनिमम वेजेस की गारंटी थी। इन्होंने उनका नाम बदल दिया वीबी जी राम जी। मैं वही बता रहा हूं, मैं पूछ लूं, आ रहा हूं, अरे मैं आ रहा हूं इसी पे, अरे मैं आ रहा हूं उसी बात पे। डिप्टी स्पीकर सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मंत्री जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। इसमें आपने ये तो कह दिया कि 125 दिन की गारंटी देंगे, गारंटी कोई नहीं, 125 दिन रोजगार देंगे,
पहले 90% पैसा केंद्र गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट देती थी। उसमें भी कई जगह इस प्रकार की हुई कि आप पैसा देने में विफल रहे। अब उसमें 60% केंद्र देगा और 40% हम देंगे, तो फिर तो योजना मारने की है। और इससे भी आगे मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे गारंटी, एक ऐसी उसमें योजना शुरू कर दी कि निर्वाचित जो पंचायतें हैं, ग्राम सभा में 40% मंजूर कराना पड़ेगा। 40% तो एक गांव में रैली करके भी इकट्ठे नहीं होंगे, ग्राम सभा में तो कैसे हो जाएंगे? कौन सा पास करवा देगा? कोई किसी के भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, चाहे हम हो। तो ये इससे ये दर्शाता है कि जो 40% की इसमें रखी कि ये लोग इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, रिश्तेदार है मेरा। स्पीकर सर, जो हमने थोड़ी देर रखी है, पक्का रिश्तेदार है। डिप्टी स्पीकर सर, माननीय सम्मानित अशोक कुमार अरोड़ा ने मनरेगा का जिक्र किया। ये 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी और समय समय पर इसके नाम बदलते गए। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय केवल 96 रुपये प्रतिदिन लेबर थी। आज 30 स्टेटों में 400 रुपया, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा, हरियाणा प्रदेश सेकेंडली। जैसे गारंटी की बात कही है, यदि 125 दिन की गारंटी की बात है, कोई मजदूर कोई अप्लाई करता है वर्क के लिए, 15 दिन उसको वर्क नहीं मिला तो ऑटोमेटिक 100 रुपये उसके खाते में जाएंगे। और यदि 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो 200 रुपये के खाते में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। गारंटी सरकार ने दी है जी। तो इन्होंने, मंत्री जी ने मेरा नाम लिया, उसके बारे में कह देता हूं। आपने कहा उस समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनरेगा हरियाणा देता था, रिकॉर्ड का पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा। दूसरा ये कहते हैं, इनसे पूछो पिछले साल में कितने, आप कह रहे कंपनसेशन देंगे, रजिस्टर्ड मनरेगा के वर्कर कितने थे हरियाणा में? 8 लाख थे ना, 8 लाख। और कितनों को दिया आपने 100 दिन का रोजगार? 2100 को। और कंपनसेशन किसको दिया? 5 साल में एक को भी नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। बात करते सर, कुछ बात करो तो सोच समझ के करा करो आप। डिप्टी स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, मंत्री जी पंचायत मंत्री हैं, इनमें तो जो चुनी हुई पंचायतें हैं उनके अधिकार भी खत्म हो रहे हैं। पहले पंचायतों से काम होते थे, ठेकेदार करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका भी आप जवाब देना। पर इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सर, अभी अरोड़ा जी ने भी जिक्र किया और अभी भाषण में किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना का। डिप्टी स्पीकर सर, पंडित दीनदयाल शर्मा जी को नमन करते, उपाध्याय जी को नमन करते हैं हम, कि जिन्होंने एक नारा दिया था अंत्योदय का, कि अंत तक के आदमी को भी लाभ मिले। परंतु डिप्टी स्पीकर सर, जो ये पंडित दीनदयाल आवास योजना लेके आए, जिसमें कहा कि 1100 एकड़ भूमि के लिए 127 लाइसेंस जारी किए गए, इसके माध्यम से निम्न आयु वर्गों के परिवारों को 16,797 सस्ते प्लाट दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑप्टेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 11,525 आवासीय इकाइयों को मंजूरी मिलेगी। डिप्टी स्पीकर सर, ये जो योजना है ना, ये सारा का सारा गरीब को मारने के लिए योजना लेके आए। डिप्टी स्पीकर सर, पहले हुआ करते थे हुड्डा, जिसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया। उसमें जो सेक्टर कटते थे, उसमें जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां बनती थी, जिसके अंदर डिप्टी स्पीकर सर
गरीब को आरक्षण मिलता था, SC BC को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले को मिलता था, इसमें सारा खत्म कर दिया। ये आज अभी आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूं डिप्टी स्पीकर सर, कि नीलोखेड़ी पर के शहर में भी 32,000 रुपए गज के हिसाब से दीनदयाल योजना के तहत प्लाट काटे जा रहे हैं। प्लाट 2 करोड़ 5 करोड़ का वो लेते हैं प्लाट किला, और 50,000 रुपए गज बेच रहे हैं। और इसके अंदर मुझे आज मुख्यमंत्री जी नहीं है, मंत्री जी बैठे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर कहूंगा कि जो 127 लाइसेंस जारी किए हैं, इनके नाम बता दो, किस किस के नाम है, किस किस के बेटे के नाम है। आधे तो ज्यादातर MLA के बेटा के नाम पाएंगे इसमें, जिनको तुमने दिया हुआ है। ये तो नाम तो तुम दोगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। जब मेरे अरे तुम नाम दो ना, ऐसे क्यों? लाइसेंस तुम्हारे पास है, आपने ऐसे कैसे कह दिया? मेरे पास पहले तुम जारी करो लिस्ट। तो आप नाम बता दो, मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं होता। सुनो, कमाल कर रहे हैं। ग्वालियर अरोड़ा साहब, आप शुरू कीजिए। सुनो, ऐसा है ग्वालियर अरोड़ा, डिप्टी स्पीकर सर, ये जिसका नाम सुनना चाहे ना, वो इन्हें भी पता, आपने भी पता, सबने पता, मेरे पता क्यों हो। और उसके अगर सुनना चाहते हो तो कोहिनूर की जितनी कॉलोनियां कटी हैं उसकी लिस्ट निकाल के देख लियो किसके नाम है। मैं कहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं कहता मुश्किल से, मैंने कहा पैसा कमाओ, परंतु गरीब को जो आप कहते हो ना अंत्योदय, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा स्वर्ग में, ऐसा नेक व्यक्ति जिसने ऐसा नारद, ये जो दीनदयाल आवास योजना ये तो प्राइवेट लोग काटते हैं, और ये इसलिए एक मिनट जवाब देने दीजिए मंत्री जी। और ये कॉलोनियां, ये स्कीम जो शुरू की गई है, ये इसलिए की गई है कि अब मैंने चुनाव लड़ा नड़वा से, और वहां पे आजाद नगर का एरिया है, 2 तो मैंने जिला परिषद के चुनाव लड़ लिए, वहां 3 MLA के लड़ लिए। आज भी अगर मैं जाऊं ना तो कहीं न कहीं कोई ढूंढे हुए मिलते नहीं हो मकान, क्योंकि गोर मकान बन गए, तो कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं कटे हुए। इसलिए ये जो आगे जो बड़े कॉलोनियां, वो छोटे छोटे पे भी सरकार लाइसेंस देती है, ताकि एक तरीके से कॉलोनियां कटे, जिससे कोई गलत ना हो। अंत्योदय की जो बात है वो तो हमने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, और दूसरी करी है। हाँ जी अरोड़ा साहब बताइए। करिए ना, सुन तो लो डिप्टी स्पीकर सर, मैं यार मेरे हम सारे इकट्ठे दे लियो ना। आप लोगों के नाम दीनदयाल उपाध्याय जी की आपने इन लोगों ने काटी है, और नाम है मेरे पास, आपने सबको एक तरफ से कर दिया। आपने किसी को नाम बताओ ना, कौन लोगों नाम बताओ ना, उनके कौन कौन नाम है, किस घर वाले। तो साहब दीनदयाल कॉलोनी का तो जिक्र कर दिया, जो हमने 853 कॉलोनियां जो ऑथराइज करी है, जो वीकर सेक्शन। अरोड़ा जी अरोड़ा जी एक मिनट अरोड़ा जी एक मिनट, मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। 1 मिनट, अरे बहन जी एक बार सुन तो लीजिए, हुड्डा साहब एक बार 127 इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की कॉलोनी के लाइसेंस का नाम ले दिया। जो 853 अनऑथराइज कॉलोनियां हमने ऑथराइज करी है, वो भी किसी के बेटों के नाम थी क्या है? वो किसी के बेटों के नाम थी क्या, जो अनऑथराइज कॉलोनी और उनमें डेवलप करने का काम कर रहे हैं? बताइए, बोलिए। डिप्टी स्पीकर 1 मिनट हुड्डा साहब। तुम मेरे तो माइक ऑन नहीं करते आप। अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब अपनी बात कह रहे हैं, पहले 1 घंटे तक ये बोलते रहे, बहुत सारे जो बातें थी वो बिना आधार के थी, हम सुनते रहे क्योंकि इनका अधिकार है बोलने का। अब ये बोल रहे हैं, बोलने दे, एक उधर से बोलेगा, एक उधर से बोलेगा, एक उधर से बोलेगा, एक वो बोलेगा, पंडित जी बोलेगा, कभी कभी सुनो, आपकी झूठ हम सुनते रहे, हमारी सच तो सुन लो तो मैं। चलिए अरोड़ा साहब। डिप्टी स्पीकर सर, पहले तो कुछ साथियों को यह शंका है, भाई मैंने सभी के बारे में नहीं कहा यार, मैंने यार
बात तो सुनते नहीं आप। अरोड़ा साहब मैंने आपने ये ये बात कहा है और अब भी कह रहा हूं कि जो ये 127 लाइसेंस दिए हैं, इसकी लिस्ट जारी करो कि उसके कौन कौन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, अपने आप पता लग जाएगा किस किस के हैं। करो लिस्ट जारी। ये मैं किसी का नाम क्यों लूं? अरे बेटी ने मेरे से ज्यादा पता है, बेटी जी ने और इसके पता है। अरे हाँ, अरोड़ा इसके साहब साथ- आज्ञा इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर सर, बहुत भारी संख्या में मंत्री जी बैठे हैं। शहरों के अंदर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। अवैध कॉलोनियां बहुत ज्यादा कट रही हैं और मैं ये चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी ये निर्णय लें कि हम सरकार द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हुड्डा के सेक्टर काटेंगे ताकि उसके अंदर लोगों को लाभ मिले। आज यार एक मिनट, अब ये नहीं चलेगा विधायक जी, ये थोड़ी यार, विधायक जी मैं बैठे। तुम सारे खड़े हो जाओगे। अरोड़ा साहब आप चालू करें। मैं ये कह रहा हूं डिप्टी, मैंने किसी का नाम नहीं, मैं सुझाव अच्छा दे रहा हूं कि गरीब आदमी को लाभ मिले, किसी का ड्रा निकले, किसी को SC/BC का लाभ मिले, किसी को इकोनॉमिक विकर सेक्शन का लाभ मिले। कल मुख्यमंत्री जी परसों ले आए थे कि हमने हाउसिंग बोर्ड बंद कर दिया, शहरों को दिएंगे। गांव के अंदर भी तो हाउसिंग बोर्ड फ्लैट बनाता था, फ्लैट बना के गरीब आदमियों को देता था। हमारे मंत्री जी किशन कुमार जी आज भी फ्लैट हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि गरीब को फायदा मिले। जो गरीब के लिए आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना ले हो, हर अंतिम लाइन के व्यक्ति को फायदा मिले, वो तभी मिल सकता है। या तो आप इस पे कैप लगाओ कि आप इससे ऊपर प्लाट नहीं दोगे, 10,000 गज से ऊपर प्लाट नहीं बेचोगे। कैप लगाओ इस पे ताकि गरीब को फायदा मिले। परंतु अगर कैप नहीं लगाते तो इसको बंद करके सरकार काटे, ये मैं कहना चाहता हूं। बैठ अरोड़ा साहब आप कीजिए, बोलिए। ये मालिक की मर्जी कह रहे हैं, बैठ जाओ। आप बोलिए अरोड़ा राव साहब, मैं तो डिप्टी स्पीकर को बैठाओ जी इनको। एक बार लक्ष्मण जी एक बार बैठिए, बोलिए अरोड़ा साहब। ये मालिक की मर्जी नहीं है। मालिक की मर्जी, अगर आप किसान की बात करते हो ना, किसान से अगर 5 एकड़ 5 करोड़ के लिए है तो फिर उसी के हिसाब से रजिस्ट्रियां भी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से फिर इनके रेट भी तय होने चाहिए। ये बहुत बड़ा डाका है, एक पड़ रहा, इसको रोका जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ परिवार पहचान पत्र, उसका जिक्र आया। पिछले दिनों बहुत बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। हमारे मंत्री जी का बयान आया कि हम वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करके जिनकी ठीक पाई जाएगी उनको विद एरियर देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हमने काटी नहीं और फिर 3-3 महीने की डाल भी दी। मेरा कहना है कि ये वृद्ध सम्मान पेंशन, मंत्री जी अगर वेरिफिकेशन करनी थी तो पहले कर लेते। परिवार पहचान पत्र बनाने से पहले परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो एक्ट में है जो मनोहर लाल जी ने बनाया था। परंतु इन्होंने वोट, चुनाव से पहले वोट लेने के लिए 76% लोग बीपीएल में ले आए। 76% लोग बीपीएल में ले आए और वोट लेने के बाद 14 लाख के नाम काट दिए। ये कहां का डिप्टी स्पीकर सर? ये परिवार पहचान पत्र आज परेशानी का कारण बना हुआ है। जो एक्ट था उस एक्ट की उल्लंघना करके और एक ये कह देना कि सेल्फ डिक्लेरेशन से आप इसको बनाओ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें आप कमी है। इसके साथ साथ स्पीकर सर, गौ के ऊपर काफी कुछ सरकार कहती है हमने काम किया, अच्छी बात है, करनी चाहिए, गौ हमारी मात है। परंतु जो धरातल पे है, मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि
2025-26 के लिए आपने 585 करोड़ रुपए गौओं के कल्याण के लिए, चारे के लिए, शेड के लिए रखे और रिलीज करे 88.54 करोड़, यानी कि 15%। यार बाद में इकट्ठा जवाब दे लेना। गलत आंकड़े न रखो। कौन से आंकड़े? गलत आंकड़े तो न बाद में जवाब दे देना। हम 3 महीने की किस्त डाल रहे हैं। नहीं, 3 महीने की किस्त डाल रहे हैं हम, और आप फिर दे रहे चेक। पहले 3 महीने दिए, आप सारे बजट को एकदम कैसे डाल देंगे? साल के बजट को आप इसको ठीक कर लो। होगी बात। डिप्टी स्पीकर सर, मंत्री जी कह रहे हैं 3 महीने की डाल रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब तो ये तो है 2025-26 का, 26-27 आना है और 15% केवल तुमने डाले हैं और फिर भी ये कहते हो कि हम डाल रहे हैं। मैं कोई बात गलत नहीं कहूंगा, तुम्हारे को सुझाव दूंगा, अच्छे दूंगा। हेल्थ के बारे में डिप्टी स्पीकर साहब जरूर कहूंगा, इन्होंने तो हालांकि पैरा नहीं दिया। आज हमारे इसमें देखना है हेल्थ कार्ड। आज जो कोरोना काल के अंदर हमारे हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर लगे थे, आज वो सारे के सारे लगभग बंद पड़े। जो ऑक्सीजन प्लांट लगे थे वो भी बंद पड़े। एमबीबीएस का पेपर लीक हो जाता है, बिचौलियों के माध्यम से पास कराया जाता है। आज हेल्थ में डिप्टी स्पीकर साहब 39% तो आज को फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हैं, डॉक्टर के खाली पड़े हैं, एमएचडब्ल्यू के खाली पड़े हैं। तो किस प्रकार से डिप्टी स्पीकर सर ये सुरक्षा करेंगे? 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा। आज तीनों में नाकाम है। या मैं शिक्षा के देख लो कितने पद खाली पड़े, उस पर भी आऊंगा। दूसरा, डिप्टी स्पीकर साहब इसके साथ साथ जुड़ा है कि आज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं। आयुष्मान का जिक्र काफी किया। आयुष्मान में डिप्टी स्पीकर सर आप खुद डॉक्टर हैं कि जो दूरबीन से ऑपरेशन होते थे, चाहे वो आंख का ऑपरेशन है, पित्ते की पथरी है, बच्चेदानी का है, बवासीर का है, घुटनों का है, बदलने का है, वो सारे के सारे बंद कर दिए। प्राइवेट डॉक्टरों के 800-900 करोड़ रुपए बकाए हैं, वो देंदे नहीं। सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं होता तो कहां जाएंगे डॉक्टर? क्या करेगा आयुष्मान कार्ड का? तो इस पे सारों में सुधार की जरूरत है। जो कह रहे थे कि हमने विकसित भारत की बात करते हैं, बात तो विकसित भारत की करते हैं और खेल के ग्राउंड में पोल गिरने से बच्चे मर जाते हैं। 76% लोग बीपीएल में चले जाते हैं। ऐसे विकसित भारत नहीं होगा। कमर साहब ने पहले तू ही खेले जो कहना, कह लो आप कहना। एक शंका डिप्टी स्पीकर साहब और है प्रदेश और किसानों के बीच, जो ये अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, इसको भी जरूर क्लियर करना चाहिए। हमारे प्रदेश का किसान, खासतौर से कपास का किसान, हमारे कपड़ा उद्योग के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो भारी चिंतित हैं कि इससे उनको वही कपड़ा। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जो मेरे साथी विधायक मन से चाहते हैं तो इसके ऊपर। डिप्टी स्पीकर सर, आज युवाओं का रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा। युवा बहुत बेरोजगार है और यही कारण है कि रोजगार ना मिलने की वजह से अपराध बढ़ रहा है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 पे चला गया। आज एसटीएफ की रिपोर्ट है कि 50 जो गैंग है जो विदेशों में बैठ के यहां पे फिरौतियां मांग रही है। किस प्रकार की फिरौती मांगी जा रही है? इंडस्ट्रीज से तो मांगते हैं, एमएलए के रोज फोन आते हैं, उनको भी धमकाने का काम करते हैं। ये सबसे पंडित जी बैठे हैं और भी एमएलए के ये इस प्रकार ये कारण सबसे बड़ा उसके अंदर। डिप्टी स्पीकर सर, मैं मान के चलता हूं कि बेरोजगारी। एचकेआरएम का जिक्र किया, पिछली बार कहा कि हमने रोजगार गारंटी दे दी। मैं कहता हूं डिप्टी स्पीकर सर और अपने सभी विधायक साथियों से कहूंगा कि अगर युवाओं को सबसे ज्यादा मारने का कोई काम कर रहा है, युवा की कोई बेकदरी कर रहा है,
तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर रहा है, इसको बंद करो। कितनी कितनी ह्यूमिलिटी होती है डिप्टी स्पीकर सर कि एक ही पढ़ने वाले, एक ही जगह पढ़ाने वाले 2 टीचर, एक की क्वालिफिकेशन HKRM में ज्यादा और दूसरे की कम, एक को मिलते हैं 30,000, एक ले रहे 1 लाख, तो ह्यूमिलिटी नहीं होती। एक तो 1,18,000 पोस्टें आप लोगों ने जो पक्की नौकरी थी उसको रोक दिया, और इनके प्रति की जिम्मेवारी, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी पोस्ट पे लग रहे हैं, नगर परिषद में लग रहे हैं और लग रहे हैं, जो सारा दिन पैसे कमाने पे लगे हैं कि इनके करोगे क्या, चलेंगे घर चले जाएंगे झोला उठा के। तो मेरा मानना है कि सरकार बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए पक्की नौकरियां निकालो, HKRM बंद करो, ये निरा ठगी का सौदा है। और कई लोग कह रहे थे हमने कर पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो मैंने यूं तो बता दो इसमें कौन सी मेरिट है? ये 1,18,000 कौन सी मेरिट पे लगे? इसमें तो गंगवा साहब थारी SC BC के आरक्षण भी खा गए, किसी को नहीं दिया, आरक्षण खा गए इसमें अंदर। ऐसा अरोड़ा जी थोड़ा सा HKRM से पहले किस तरीके से यहाँ नौकरी मिलती थी, उसको उस पर भी आप प्रकाश डालोगे? किस तरीके से युवाओं के साथ जो डिसीरेट होता था, मान लो 12,000 होता था, 13,000 होता था, 8-8, 7-7 दिए जाते थे, बीच में 5,000 बिचौले खाया करते थे, वो भी आप बताने का काम करें किस तरीके से उस टाइम होता था, और अपने को नौकरी दी जाती थी। कौन सा आरक्षण दिया जाता था उस टाइम? कौन सा आरक्षण दिया जाता था? आज तो HKRM में नहीं, आपने कहा आज तो HKRM में आरक्षण की व्यवस्था की है, और SC BC का जितना आरक्षण मिलता है उससे ज्यादा SC BC का इसमें करती है। अरोड़ा साहब, सावंत जी बैठिए। मैं तो कहा पहले सारा बोल तो। डिप्टी स्पीकर सर, मंत्री जी ने पहले का जिक्र किया, उसका भी बताऊंगा। आज HKRM में जिन बच्चों को 5 साल हुए पूरे नहीं हुए हैं, 8,000 से ज्यादा 4 माह का वेतन भी नहीं मिला उन्हें। PPP के बहाने, वही पारिवारिक प्रजनन पत्र के बहाने उन्हें कई माह पोर्टल से गायब रखा गया। अब बताया जा रहा है कि उनके 3.5 माह का वेतन काटा जाएगा जब दिया जाएगा। और जो आपने पिछली कही डिप्टी स्पीकर सर, गंगवा जी भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, मैं भी था, आपके पिताजी भी 2009 में MLA थे, मैं भी था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। मैं पहले भी सही था पंडित जी, मैं पहले भी सही था, आज भी सही हूं, परंतु आपसे भी प्रार्थना है कि आप बुजुर्ग हो, जो बोले करो ठीक बोले करो, ताकि भाईचारा बना रहे। डिप्टी स्पीकर सर, मैं जो कहने जा रहा हूं, उस समय हम विपक्ष में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए, मैं यहां बैठा था जहां डॉक्टर कादयान साहब बैठे। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप पक्की नौकरी दो, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों के साथ? इन्होंने कहा हमने नौकरियां निकाली हुई हैं, काम का खर्चा ना हो, उसके लिए हम लोग आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हैं। तो मैंने कहा फिर अगर आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 लेके आए हो, इसके अंदर भी SC BC की रिजर्वेशन का प्रावधान करो जो इन्होंने किया था। पक्ष में होते हुए हमारी बात इन्होंने मानी थी, ये पवार साहब बैठे हैं तो पूछ लो, ना कराओ। उस समय भी रिजर्वेशन थी, और आज आप सरकार दे रही है, जो ठेके में नौकरी लगती थी उसमें रिजर्वेशन, और जो सरकार देगा उसमें रिजर्वेशन नहीं। ये मना, परंतु एक बारी बैम काट देने का यदि मंजूर कर लो, जो HKSC वाले रोल में कर रहे थे, एक बारी ले लो, एक्सेप्ट कर लो आप, फिर इनका राज बता देंगे। एक बार हाथ जोड़ कर निवेदन है, बैठिए, इनका आराम हो जाएगा, सारा बैम निकल देगा,
कल का प्रदर्शन भी नहीं करने के ना परसों करने के, एक बार ले लो, एक्सेप्ट कर लो आप एक बार। प्लीज नौकरियां ना हम काट देंगे। अरे इलाकावाद छोड़ो, इलाकावाद छोड़ो, जातिवाद छोड़ो, गोत्रवाद पे नौकरियां मिलती थी, गोत्रवाद पे, और आप लोग चाहते थे गोत्रवाद पे नौकरियां थी हरियाणा के अंदर। जिम्मेवारी जिस प्रकार का शोषण था, कोई गरीब आदमी तो पोस्टर भरता नहीं था, डर के मारे भाई तो बीजेपी का पोस्टर। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन लिस्ट आती थी, अगले दिन रिजल्ट आता था। एक एक का रिश्ता एक बार एक्सेप्ट कर लो ना, इनके बता दें इनके रिश्ता कैसे लगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट डांगी साहब, एक मिनट प्लीज। अरे विधायक जी हुड्डा साहब खड़े होके प्लीज बैठो आप। ये तो देखो आप नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, एक मिनट शांत हो। भाई 2 आदमी हैं ये, इनका हाउस में बोलना बंद करो, जब तो हाउस चल जाए। एक बेदी, अरे को महिपाल जी, वो बोल बिना बात के बोलते रहते हैं, बगैर बात के, हर बात का जवाब इनने देना, हर बात पे इन्हें बोलना, और भी तो मंत्री बैठे हैं। दूसरी बात में कर अध्यक्ष महोदय, फिर करो। और ये तो मुख्यमंत्री बोले, मैंने ये कहा, ये कह रहे थे भाई उनका HPSC निकाल दो, हमने फिर दे दिया जजमेंट मोशन, दे दिया, और फिर देखेंगे, फिर दे दिया, फिर स्वीकार करना। अरोड़ा साहब कीजिए। स्पीकर सर, मंत्री जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, परंतु जिस प्रकार उन्होंने कहा गोतबाजी नहीं कहना चाहिए, और ना चेयर को डायरेक्ट करना चाहिए कि आप ये मान लो। मैंने नहीं कहा, बोला मैंने कोई गोत की बात नहीं करी, जाति की बात, मैंने आरक्षण की बात, न्याजी मैंने बोली। डिप्टी स्पीकर सर, अभी बीच में मेरा बहुत रहा राजीव भी। डिप्टी स्पीकर सर, एक बार ना ये कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय और सम्मान विकास की बात भी होती है। मैं थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूं एक पॉइंट के में, कि प्रति व्यक्ति आय में आपके गुड़गांवा और नू में 39.99% का फर्क है। गुड़गांवा की कितनी और नू की कितनी है, ये आप जांच लेना। इसके साथ साथ पंचायत मंत्री जी बैठे हैं, अभी डी प्लान के जरिए विकास की बात कही गई, होना भी चाहिए, डी प्लान ग्रामीण विकास हो, अच्छी बात है, परंतु मैं आपको बताता हूं कि 15 जनवरी 2026 तक जो आपका बजट था उसमें से केवल 34% लगा है, 65% आज तक लगा नहीं है उसमें। तो डिप्टी स्पीकर सर, अब थोड़ा मैं किसान के बारे में भी कहना चाहूंगा। पिछले प्लान में भी, पिछले सेशन में भी, और मैं तो लगा था 10 साल से कहता आ रहा हूं कि धान घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और जिससे किसान को बहुत लूटा गया। सरकार ने करनाल के अंदर, यमुनानगर के अंदर कुछ व्यापारियों को भी, कुछ अधिकारियों को, कुछ कर्मचारियों को उसके अंदर गिरफ्तार भी किया। परंतु डिप्टी स्पीकर सर, पंजाब के अंदर धान घोटाले की जांच केंद्र की सरकार ने जांच के आदेश दे दिए कि पंजाब में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जांच करो। परंतु यहां भी दोहरा मापदंड अपनाया गया, हरियाणा के अंदर कोई जांच नहीं। तो आज मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इसकी जांच के आदेश भी सीबीआई को दो। जिन किसानों को लूटा गया उनको मुआवजा दो, 500 रुपए क्विंटल के कट लगे हैं किसानों को, उनका क्या कसूर था? डिप्टी स्पीकर सर, ये घोटाला एक ऐसा है, डिप्टी स्पीकर सर, ये एक ऐसा घोटाला है जिसके अंदर 10 साल से राजनेता भी शामिल है।
बिहार से चावल आता है डिप्टी स्पीकर सर, बिहार से चावल आता है, सेलरों में लग जाता है और वही सेलर वही चावल एफसीआई को दे दिया जाता है। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत फर्जी रजिस्ट्रेशन होकर और उसके साथ साथ जो बासमती राइस है उसको नॉन बासमती दिखाकर उसके जरिए बिहार का चावल लगता है और सारा का सारा चावल जाके मार्केट में बिकता है। डिप्टी स्पीकर सर, ये बहुत बड़ा घोटाला इसके अंदर हो रहा है, इसकी जांच सीबीआई को दो और किसानों को, मंत्री जी बैठे हैं, किसी मंत्री जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आप किसान हैं, आप पहले मानते नहीं थे, पिछली बार आपने कहा था बिल्कुल नहीं हुआ, आज आप मानते, अच्छी बात है, माननी भी चाहिए, परंतु जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करना भी आपका फर्ज है, किसान को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अभी कह रहे थे हमने किसानों की आमदन बढ़ा दी, मुझे पता ही समझ नहीं आती आमदन है कहां। अरे बात सुन यार, तुम बीच में ना बोले, मैं नहीं बोलता किसी बात। किसानों की आमदन अगर होती तो डिप्टी स्पीकर सर, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर है कर्जे में किसानों के। 1,82,000 का कर्जा एक किसान के ऊपर डिप्टी स्पीकर सर है। और जहां से अभी बात कर रहे थे घनश्याम जी आलू की, आज ये हाल है, गांव में जाओ, शहर में जाओ, नारा लगता है न तकड़ी न बट्टा 100 का कट्टा। ये किसान की हालत हो रही है आज। और जिस प्रकार मैं आज फिर कह रहा हूं, मंत्री जी बैठे, इनके इलाके में बहुत आलू होता है, जिस प्रकार से फर्जी मेरा पसा मेरा ब्यौरा में अपना राइस चढ़ा के किसान को लूटा गया, ठीक इसी प्रकार आलू के अंदर भी 120 रुपए 120 क्विंटल के 3 रुपए क्विंटल के हिसाब से 52 स्कीम को लोग लूट रहे हैं, व्यापारी और कर्मचारी और अधिकारी मिलके, इसकी भी जांच कराओ। 36,000 रुपए एकड़ खाया जा रहा है इसके अंदर। डिप्टी स्पीकर सर, इसकी पहचान होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, आज एक और बड़े घोटाले का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि किस प्रकार से सरकार को चूना लगाने का काम होता है। स्पीकर सर, एक हरियाणा टेलीकॉम कंपनी के नाम से रोहतक में एक कंपनी 2019-20 में बनी, जो आर्थिक संकट की वजह से बंद हो गई, जिसके ऊपर 96 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें लगभग 87 करोड़ का कर्जा सरकार का था। इस कंपनी ये दिवालिया होगी। इस कंपनी की ऑक्शन निकाली गई। एक देवेंद्र नाम का आदमी है, उसने इसमें बीड भरी, 25 करोड़ में ले ली, 4 करोड़ रुपए उसमें भरे, बाकी भर नहीं पाया। और उसके बाद एक ऐसी कंपनी से 21 करोड़ रुपए बढ़ा दिए जिसकी बीड भी नहीं थी। वो कंपनी का नाम अभी मैं आपको देख के बताता हूं कि उसमें सत्ताधारी पार्टी के जुड़े हुए लोग थे। मैं और एक बहुत बात बताना चाहता हूं डिप्टी स्पीकर साहब, कि सरकार ने जब इसकी वैल्यू लगवाई, सरकार ने इसकी वैल्यू जब लगवाई, उसको कहा गया कि आज के दिन इसकी वैल्यू है 200 करोड़ और आज के दिन है 300 करोड़। और सरकार जो कंपनी ने ले ली, उसके खिलाफ सरकार ने कुछ किया। 25 करोड़ में सरकार ले लेती, अपने पैसे भी वसूल करती और जिनके शेयर में पैसे लगे हुए थे उनको भी मिलते। और इससे भी हैरानी की बात है कि अभी लाइसेंस आया नहीं और उस पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल साइट काटी जा रही है। तो डिप्टी स्पीकर सर,
ये मामला बहुत गंभीर है, इसको सीबीआई में देना चाहिए। सीबीआई की जांच हो और जो जो लोग घोटाले में शामिल हैं, जो जो अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ साथ एसवाईएल का स्पीकर सर एसवाईएल का जिक्र आया कि एसवाईएल को बनाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। स्पीकर सर, हमारे लिए जीवन रेखा है। इसका फैसला 2002 में आया था कि पंजाब की सरकार बनाए, नहीं बनाए तो 1 साल बाद केंद्र की सरकार बनाए। 2004 में कुछ ऐसा निर्णय ले लिया गया जिससे नहर बंद हो गई, क्योंकि पंजाब की उस समय की सरकार ने नदी जल समझौते रद्द करने का बिल पास कर दिया। उसके बाद स्पीकर सर, यह सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के लिए चला गया। 2016 को इसका फैसला हरियाणा प्रदेश के पक्ष में आया। उस समय के मुख्यमंत्री होते थे श्री मनोहर लाल जी। श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर, जिसमें मैं भी था, हुड्डा साहब भी थे, हम सब लोग थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। राष्ट्रपति से मिलने की जिम्मेवारी हुड्डा साहब की लगाई। हम गए, राष्ट्रपति जी से बात करी, प्रधानमंत्री जी की जगह उस समय के रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर आज रक्षा मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जी आए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील आए, सॉलिसिटर जनरल भी आए। उनसे पूछा गया कि क्या कोई केस पेंडिंग है? किसी ने कहा कोई केस पेंडिंग नहीं। तो फिर उसको नहर को बुलवाना चाहिए था। आज तक वो नहर नहीं। मुझे हैरानी है, मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री के पास जाते और कहते हैं हम बातचीत के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बातचीत करने से पहले विपक्ष को, सारे हाउस को विश्वास में लेना चाहिए था कि फैसला आने के बाद क्या मजबूरी थी कि आप लोग मुख्यमंत्री के बात करने के लिए गए। कहीं पंजाब के चुनाव को देखते हुए हरियाणा के हितों की बलि तो नहीं चलाई जा रही? ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, बताना चाहिए हाउस को। इसके साथ साथ स्पीकर सर, हमारी हरियाणा विधानसभा, आज हमारी छोटी विधानसभा, कई हमारे अधिकारियों के बैठने के कमरे नहीं, मिनिस्टरों के बैठने के कमरे नहीं है। पिछले प्रस्ताव पास हुआ कि हमारी अलग विधानसभा बने, पैसे लेके चंडीगढ़ में जमीन दे, उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया गया। आखिर क्या कारण है कि हरियाणा के हितों को दबाया जा रहा है? इस पे होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ साथ दादूपुर नलवी नहर, दादूपुर नलवी नहर जो हमारे अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 3 जिलों के लिए रिचार्ज स्कीम लेके आए थे। हुड्डा साहब ने वो नहर बनवाई, वो नहर चालू हो गई, परंतु हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट ने किसान चले गए और किसानों को मुआवजा ज्यादा ना देना पड़े, उस नहर को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया कि हम इसको नोटिफिकेशन करते हैं, ये नहर बंद करेंगे। किसान हाई कोर्ट में गए, किसान हाई कोर्ट में स्पीकर सर गए और हाई कोर्ट के अंदर माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार का जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया। यह कह के कर दिया कि सरकार को एक बार एक्वायर करी जमीन जनहित के लेने के बाद उसको वापस करने का कोई अधिकार नहीं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, आज तक कोई स्टे नहीं मिला। तो सरकार को चाहिए, सरकार कोई पैसे कमाने के लिए नहीं होती, सरकार को 2.25 लाख करोड़ का आज बजट है, किसानों को पैसे दें। बात तो किसान की करते हैं, किसान की वेलफेयर की बात है। आज किसानों को मुआवजा देने के लिए आए तो नहरी बंद करने का निर्णय ले लिया। तो मेरा मांग है कि इन 3 जिलों के किसानों को और हमारे एरिया के रिचार्ज को देखते हुए आप इस नहर को चालू करवाने का काम करें। इसके साथ साथ स्पीकर सर, मुझे कुछ लोग मिले एससी समाज के, वो ये कहते थे कि हमारी छात्रवृत्ति जो मिलती है उस पे सीमा लगी हुई है 2.5 लाख, जबकि बीसी क्लास ओबीसी के लोग हैं उनकी जो सीमा है वो 6 से 8 लाख तक। तो उन्होंने कहने लगे कि आप उठाओ, तो ये तो स्पीकर साहब उनके साथ जाती है। आप एक तरफ तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो फिर जो 2.5 लाख है
उसको भी 6 लाख करना चाहिए ताकि एससी समाज के भाइयों को भी इसमें सम्मान मिले। और सबसे छोटे कर्मचारी स्पीकर साहब होते हैं सफाई कर्मचारी और गांव के चौकीदार। सफाई कर्मचारी जो गांव में लगे आज वो कितना काम करते हैं, चौकीदार 18-18 घंटे काम करते हैं, परंतु स्पीकर सर आज उनका जो वेतन है आज वहीं पे जो पहले था, उनके वेतन में भी स्पीकर साहब बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि वो भी इस समाज के अंग है। और तीसरा स्पीकर साहब मैं कहना चाहूंगा, हमारे कर्मचारी जो पूरी तरह से एक सरकार के फैसलों को इंप्लीमेंट करते हैं, आज वो चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, वो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। पूरे देश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए और आज उनको लागू नहीं कर रहे। ये जो स्कीम लेके आए मुख्यमंत्री जी बता दें कि उसमें कितने लोगों ने अप्लाई करा। पहले एनपीएच लाए, फिर उसकी जगह दूसरी लाए, कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। और जब लोग चाहते हैं तो उसको देना चाहिए। और जो हमारे पेंशनर और एम्प्लॉइज 2022 के अंदर सरकार ने उन्हें कैशलेस फायदा उठाने के लिए कहा था, आज उनका भी कोई जिक्र नहीं है। तो स्पीकर सर, आज जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है ये पूरी तरह हकीकत से परे है। आज हकीकत क्या है वो आईना मैंने रखा और मुख्यमंत्री जी से 2 चीजों में जरूर कहूंगा कि एक तो धान घोटाले पे आप आए पहले थे नहीं, आप पहले मानते नहीं थे कि धान घोटाला हो, अब आप भी मानने लगे कि हुआ है। एक तो ये धान घोटाला जो पंजाब में तो 10,000 करोड़ की जो धान घोटाले की जांच होगी, हरियाणा में भी ये 5,000 करोड़ का घोटाला है। ये केवल करनाल तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में, और ये किसानों से जुड़ा है, उनको मिले। एक तो इसकी और दूसरा रोहतक के अंदर जो जमीन सरकार ने दी और उनके पैसे भी माफ कर दिए 88 करोड़ रुपए, उसकी भी सीबीआई जांच करो ताकि आपके ऊपर इस प्रकार के इल्जाम न लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया। और महामहिम के अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिसे पढ़कर उसकी तारीफ की जाए। आप लोगों का धन्यवाद। श्री राम कुमार गौतम।